Oh, very good morning, students. Last time we have discussed about the refraction of the light and these laws. ठीक है, refraction of light के बारे में डिस्कस किया था, इसके लॉ के बारे में पढ़ा था. ठीक है. Now today we are going to discuss about the some of the phenomena related to the refraction of the light. कुछ एक हमारे डेली लाइफ में बड़े ज़्यादा फिनोमेना होते हैं जो रिफ्रैक्शंस के साथ रिलेटेड होते हैं. ठीक है, तो उन्हीं को ही हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहला आता है हमारे पास एपरेंट डेप्थ. एपरेंट डेप्थ होती क्या है? मान लो आपने बकेट में पानी भरा हुआ. ठीक है, बकेट में किसी ऑब्जेक्ट को, हैवी ऑब्जेक्ट को डुबो के रख दो. आपको ऐसा लगेगा कि जो बकेट की एक्चुअल डेप्थ है, जो आपको ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअल डेप्थ में नजर नहीं आएगा, वो उससे ऊपर उठा हुआ नजर आएगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एपरेंट डेप्थ. मतलब वो एक्चुअल में नहीं होती है, बट ड्यू टू द रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होती है, वो हमें कुछ और दिखाई देती है. ठीक है, दैट पर्टिकुलर फिनोमेना हैपेंस ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. तो यहाँ पे हम उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए एक वेसल कंसीडर किया है जिसमें वाटर फिल कर दिया हुआ. ठीक है, एक हैवी ऑब्जेक्ट जो है वाटर के बॉटम में पड़ा हुआ है, तो ये हमें ऐसे ही नहीं दिखाई देगा. तो इसकी जो हमें दिखाई देगा एक्चुअल में, वो कैसे दिखाई देगा उसको देखते हैं हम. ठीक है, दिस रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो ऐसे जाएगी. ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास नॉर्मल. मेरी बात, ये क्या बन गया मेरे पास नॉर्मल. तो जैसे ही रे ऑफ लाइट जो है, दिस वन इज कॉल्ड द एयर मीडियम. इसको क्या बोलेंगे, एयर मीडियम. और ये क्या है मेरे पास, वाटर. वाटर विल एक्ट एज द डेंसर मीडियम. तो यहाँ पे कौन सा फिनोमेना होगा भाई, देखो यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट. बना नहीं है क्योंकि रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है इसमें. क्लियर हुई बात है. अब देखो जैसे रे ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है, तो व्हाट विल हैपन, इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. क्या होता है, ये नॉर्मल से दूर बेंड होती है, यानी कि ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी और यहाँ पे हमें दिखाई देगी. क्लियर हुई बात है. तो यहाँ पे क्या करके हमें ये दिखाई देगी. वी कैन सी दिस ऑब्जेक्ट लाइक हियर. ठीक है, अब ये जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो हमें इसी रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से जो इसकी एपरेंट डेप्थ नजर आएगी, जो हमें एपरेंट डेप्थ नजर आएगी वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी. देखो हमारे पास ये एपरेंट डेप्थ जो है वो यहाँ पर नजर आएगी इसकी, यानी कि ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे अपीयर होता हुआ नजर आएगा. समझा रही बात ये. ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर मैं नॉर्मली देखता हूँ, अगर मैं ऊपर से स्ट्रेट देखता हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये कुछ इस तरीके से ही नजर आएगा. ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास इसका मर्जेंट और ये इंसिडेंट, मतलब इसी एंगल में मुझे नजर आएगी. ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे ए, और जहां पे मुझे इमेज नजर आ रही है उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ आई. ठीक है, तो मुझे इमेज जो है कहां पे नजर आ रही है, यहाँ पे, लेकिन उसकी एक्चुअल है कहां पे, ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है. अब ये इमेज जो हमें आई यहाँ पे नजर आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. क्या हुआ, जैसे रे ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर की, इट रिफ्रैक्ट अब फ्रॉम द नॉर्मल, ये बेंड होगी. तो ये जो नॉर्मल के साथ जो एंगल प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, तो यहाँ पे देखो अल्टरनेट एंगल, अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल क्या होगा, सॉरी अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दैट विल बी इक्वल एंगल. ठीक है, और एक लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा, आर बन जाएगा. क्लियर हुई बात. ये अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी तो क्या होगा, आई होगा. अगर एक लाइन के साथ जो एंगल बनते हैं दैट इज आर, तो ये भी क्या बनेगा, आर एंगल ही बनेगा. ठीक है, जहां से लाइट जो है इंटरफेस से ज्वाइन कर रही है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं सी पॉइंट नाम देते हैं. यहाँ तक क्लियर हो गई सारी बात है. ठीक है, नाउ इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि व्हेन व्हाट विल बी द एपरेंट डेप्थ, कितनी एपरेंट डेप्थ होगी, नॉर्मल शिफ्ट क्या होती है, नॉर्मल शिफ्ट के बारे में पता करते हैं. ठीक है, देखो एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे, लेकिन नजर हमें यहाँ पे आ रहा है, तो ये शिफ्टिंग जो हुई ऑब्जेक्ट की, इसी शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट बोला जाता है. ठीक है, तो दिस वन इज ऑल अबाउट द डायग्राम ऑफ दिस. नाउ वी विल कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल टू दैट ऑफ द साइन ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंगल, दैट विल बी इक्वल टू द कांस्टेंट. तो यहां पे मैं इसको ऐसे लिखता हूं, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू दैट ऑफ द साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल.
अरे भैया क्या कांस्टेंट कैसे लिया जाएगा? क्या बताया था हमने लास्ट टाइम की वीडियो में, याद करो क्या बोला था कि जहां से रे ऑफ लाइट पास चलती है उसको डिनोमिनेटर में रखती है। लाइट कहाँ से चल रही है? वाटर से चल रही है। कहाँ पे एंटर कर रही है? एयर में, एयर मीडियम में एंटर कर रही है। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिखूं, refractive index of the air with respect to water, ऐसे लिखा जाएगा। जहां पर रे ऑफ लाइट एंटर करेगी, एंटर कहां से कर रही है भाई? ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकली, तो जहां पे एंटर कर रही है कहां पे? रेयर मीडियम में। तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाएगा किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस साइन ऑफ एंगल आई। आई की वैल्यू निकालते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है, साइन ऑफ आई बाय यूजिंग द ट्रायंगल। मान लो ट्रायंगल कौन सी यूज करें यहां पे, देखो ट्रायंगल कौन सी यूज की जाएगी इसके लिए? आई एंगल निकालना है, ओ ए सी ट्रायंगल का यूज करते हैं, ओ ए सी। रेडी बात, ये बना मेरे पास एंगल, ये बनेगी बेस लाइन। तो साइन ऑफ आई निकालना है मेरे को, तो साइन ऑफ आई इज नथिंग बट दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखो भाई क्या बनेगा, ये एंगल आई बन रहा है तो ये बेस लाइन बनी, तो ये क्या बना? परपेंडिकुलर बना। AC will be the perpendicular to that of the hypotenuse का काम कौन करेगा भाई? OC। समझे बात को? क्या किया? इस ट्रायंगल का यूज किया, कौन सी? OAC ट्रायंगल का यूज किया, ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस। उसी तरह से रिफ्रैक्शन निकालना है, साइन ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यूज निकालनी, कोऑर्डिनेट्स निकालनी, तो उसका हम ट्रायंगल यूज करेंगे। हम कौन सी? IAC ट्रायंगल का यूज करते हैं। बात समझा रही है? कौन सी? IAC ट्रायंगल का यूज करेंगे। रिफ्रैक्शन एंगल ये बन रहा है ना, तो इसके साथ ट्रायंगल ये बनेगी मेरे पास। तो साइन ऑफ आई निकालना है, सॉरी आर निकालना है, तो साइन ऑफ आर विल अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर तो फिर से AC ही बना, क्या बना? AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज काम कौन करेगा भाई? ये बनेगा IC काम कर रहा है, ठीक है। ये बना मेरे पास OC से लेके I तक की डिस्टेंस, ये बन गया मेरे पास। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर इन दिस इक्वेशन, तो आई कैन गेट एज AC क्लियर है अपॉन कितना बन जाएगा? OC होल डिवाइडेड बाय, अब साइन ऑफ आर की वैल्यू देखो कितनी है? AC डिवाइडेड बाय IC विल बी इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर भी बात है? तो AC के साथ AC कैंसिल आउट हो जाएगा, IC ऊपर जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज IC अपॉन OC विल बी इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट, सॉरी एयर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। क्लियर हुई बात ये? नाउ देयर इज सम अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्या की जाती है कि दैट C पॉइंट इज वेरी नियर टू द A, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सिंस C इज नियर टू A, C जो है A से बड़ा ज्यादा नजदीक है, तो IC की वैल्यू जो है, IC जो है दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रिटन एज सॉरी नॉट IC, हाँ IC ये जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AO के बराबर लिखी जा सकती है। सिमिलरली CO या OC कैन रिटन एज AO या OA लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि C पॉइंट जो होगा इट इज वेरी नियर टू दैट ऑफ द A पॉइंट, दैट्स व्हाई दिस कैन बी approximated value, not equal in the approximated. So I can write it here as refractive index of the air with respect to the water will be equivalent to the IA upon, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम गड़बड़ कर दिए, ये IA होगा, IA अपॉन, यहाँ से इसको रिप्लेस किया कितना? OA। क्लियर होगी बात? ये IA तक है क्या चीज? ये है हमारे पास क्या? अपरेंट रियल डेप्थ है ये, ठीक है, सॉरी IA रियल डेप्थ नहीं है। यहाँ पे एक और हम यहाँ पे नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज वी विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्यों यूज करेंगे? अरे हमारा ऑब्जर्वेशन तो बाहर से है, पानी के अंदर से थोड़ी ना देख रहे हैं हम लोग, हम कहाँ से देख रहे हैं? एयर से देख रहे हैं, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ से होना चाहिए। तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना पड़ेगा किसका? वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो एयर में है, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी दैट refractive index of the water with respect to air and refractive index of the air with respect to water can equal to 1। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, तो ये बन जाएगा 1/ANW। क्लियर हुई बात है? तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/ANW
A and W refractive index of water with respect to air, that is IA upon OA. तो यहाँ पे refractive index of the water with respect to air can be written as OA upon IA. बात समझ आइए, इसको हमने रिवर्स कर दिया तो ये बना मेरे पास एक्सप्रेशन फॉर दिस कैलकुलेशन। तो जो OA है क्या चीज, A से लेके O तक क्या है, दैट इज द रियल डेप्थ। क्या है ये, रियल डेप्थ। और आई ए क्या चाहिए, यहां तक की रहता है तो इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ है ये, क्लियर होगी बात। तो ये आ गया हमारे पास। तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि एपरेंट डेप्थ जो है वो कितनी ज्यादा होगी या कितनी कम होगी। कैसे, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ग्रेटर देन 1, तो क्या मतलब हुआ, रियल डेप्थ जो है उसका, ये रियल डेप्थ हम ऐसे ग्रेटर देन 1 है, जिसका मतलब क्या हो रहा है, एपरेंट डेप्थ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वाटर। रियल डेप्थ यानी कि एपरेंट डेप्थ जो है वो ज्यादा हमें नजर आएगी कब, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ज्यादा होगा इसका वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर के साथ, ठीक है। तो हमारे पास एपरेंट डेप्थ जो है वो भी ज्यादा नजर आएगी। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपरेंट डेप्थ एज वेल एज द रियल डेप्थ, यानी कि हमें कितना दिखाई। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं भाई ये नॉर्मल शिफ्ट होगी कितनी, ये जो हमारे पास चेंज हो रही है, ठीक है, जो एक्चुअली इसकी डेप्थ थी उस ऊपर चली गई तो कितने चेंज हुआ इसमें, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। क्या नाम देते हैं इसको, नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। नॉर्मल शिफ्ट को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो कैसे निकालूंगा, पूरी वैल्यू मेरे पास पड़ी है a से लेके o तक, a o वैल्यू गिवन है मेरे पास, और माइनस कर देता हूं किसको, ai की वैल्यू को माइनस कर देता हूं। बात समझ आ रही है, a से लेके o तक की वैल्यू थी मेरे पास और ai को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू, मैं यहाँ से a o को कॉमन निकाल देता हूं, तो अंदर कितना बचेगा, 1 माइनस ऑफ i a या a i अपॉन a o। समझा ना बात ये, ठीक है। देखो यहाँ पे रेशियो है हमारे पास, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पड़ा हुआ है तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा। सो x will comes out to be a से लेके o तक की वैल्यू, a से लेके o तक की वैल्यू, द डेप्थ ऑफ दैट वेसल, वेसल की डेप्थ के बराबर होगा t, जिसको हमने t से रिप्रेजेंट किया है। तो 1 माइनस ऑफ i a upon a o, i a upon a o यानी कि 1 upon refractive index of the water with respect to air. So normal shift can be written as T into 1 minus of 1 upon refractive index of the air with respect to water, ठीक है। So इस डिस्टेंस से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो शिफ्ट जब हो रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस से शिफ्ट होगा फ्रॉम इट्स एक्चुअल डेप्थ से। क्लियर होगी बात ये। So this one is the first phenomena of the refraction of the light, which is called the apparent depth बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास, नेक्स्ट फिनोमेना जो है जो हमें डेली लाइफ में ऑब्जर्व होने को मिलते हैं, दैट इज बेंडिंग ऑफ इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम पानी की बकेट में किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स्ड करते हैं, ठीक है, तो हमें वो मुड़ा हुआ नजर आता है, दैट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। किसकी वजह से होता है, ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की वजह से, ठीक है। अगर हम अपना हाथ भी पानी के अंदर डालें तो हमें अपना हाथ भी मुड़ा हुआ नजर आएगा, वो किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को इमर्स्ड किया है, तो इस इमर्स्ड ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट जो है इस तरीके से पास करेगी, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, देखो इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन, ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो इस नॉर्मल से रे ऑफ लाइट जो है वो कैसे पास करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किसकी तरफ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि वाटर विल एक्ट एज अ डेंसर मीडियम, जबकि एयर विल एक्ट एज ए रेयर मीडियम। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही बेंड होगी तो इसका प्रोजेक्शन जो हमें नजर आएगा, दैट विल बी अपीयर्स टू बी हियर, यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर मस्ट करते हैं तो वो बेंड होते हैं, हमें यहाँ पे नजर आएगा, मुड़ा हुआ नजर आता है वो, ठीक है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। उसी तरह से सेकंड, द विजिबिलिटी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इन द फ्लोटिंग वाटर। मान लो फ्लोटिंग पानी में, पानी के अंदर हमें एक मछली डाली हुई है, ठीक है, मछली डाली है, कोई फिश डाली है, ठीक है, लेकिन वो भी हमें दो दिखाई देती हैं। अगर हम एक सर्टेन एंगल से देखें, जरूरी नहीं कि एक दोनों एक हर पोजीशन पे दो नजर आएगी, नहीं, जब हम एक पर्टिकुलर सर्टेन एंगल पर देखते हैं तो देखो जैसे मैं ये मेरे पास ओरिजिनल ये है फिश है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसकी रे ऑफ लाइट यहाँ पे जाएगी।
अभी मैंने आपको बताया कि रे ऑफ लाइट विल move bend away from the normal when it passes from rare to denser to rare medium. ये denser medium है, फिश कहाँ पे है? डेंसर मीडियम में. वाटर विल एक्ट एज अ डेंसर मीडियम. तो डेंसर मीडियम से ये क्या चलेगी? बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरीके से. तो ये आपके पास इंसिडेंट एंगल बनेगा और ये बनेगा रिफ्लेक्टेड एंगल. तो इसी रिफ्लेक्शन की लाइन को हम प्रोजेक्टेड पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें ये कभी कभार दो फिशेस नजर आती हैं, दो तरह की, यानी कि एक फिश की जगह हमें दो फिश नजर आती हैं. दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. ये भी किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन फिनोमेना की वजह से होता है. नेक्स्ट आता है ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार. स्टार हमें चमकते हुए नजर आते हैं क्योंकि शाइनिंग जो है एक जैसी नहीं रहती, कभी वो टिमटिमाते हुए नजर आना, ठीक है, मतलब कभी उनकी इंटेंसिटी कम हो जा रही है, कब ज्यादा बढ़ जा रही है, कब कम हो जा रही है, कभी ज्यादा बढ़ जा रही है. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर है उनकी अलग अलग लेयर्स की डेंसिटी अलग अलग होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. ठीक है, एक तो हमारे पास दो फिनोमेना नजर आएंगे. क्या? एक तो एक्चुअल पोजीशन जो होगी स्टार की वो यहाँ पे नहीं नजर आएगी हमें. जैसे स्टार से रे ऑफ लाइट जो है एंटर करती है कहाँ? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ. तो डेंसर मीडियम में हम क्या बोलते हैं? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, इस तरीके से हर एक बढ़ती ज्यादा रिफ्रैक्शन होती हुई नीचे तक पहुंचेगी जब ये रे ऑफ लाइट है. तो हमें एक्चुअल में इसकी फाइनल पोजीशन जो है वो समवेयर हियर यहाँ पे नजर आएगी ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से. तो फाइनल पोजीशन इसके हमें यहाँ पे नजर आ रही है, जबकि ये स्टार एक्चुअल में है कहाँ? ये है एक्चुअल में ये स्टार. समझा रहे बात? ये अब देखो, ये स्टार हमें ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आएगा, मतलब शाइन करता हुआ, चमकता और बुझता हुआ नजर आएगा. क्यों? क्योंकि ये जो लेयर होती है ना एटमॉस्फेयर की लेयर, इनकी डेंसिटी लगातार क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी. जब डेंसिटी लगातार चेंज होती रहेगी तो इसकी जो इंटेंसिटी को इफेक्ट करेगी. ठीक है, मतलब अगर हम इसकी लगातार इंटेंसिटी को चेंज करते रहेंगे, एटमॉस्फेयर की इंटेंसिटी चेंज होती रहेगी, तो ये कभी बड़ा ज्यादा शाइन करता हुआ नजर आएगा और कभी बड़ा ज्यादा बिलो हो जाएगा. ठीक है, तो दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द that is refraction of the light. Next as the sun appears to be oval in shape in the morning or evening. सन जो है जब इवनिंग और मॉर्निंग की बात करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है, कुछ इस तरीके से शेप नजर आती है, एकदम सर्कुलर शेप नहीं नजर आती है इवनिंग और मॉर्निंग में. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे रे ऑफ लाइट जो है अलग अलग रिफ्रैक्शंस फॉलो करती है. जैसे वो एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर करती है तो उसकी साइड वाले पोर्शन अलग रिफ्रैक्शन को फेस करते हैं, जबकि बीच वाला पोर्शन अलग रिफ्रैक्शंस को फेस करता है. इसी रिफ्रैक्शंस की वजह से हमें जो सनसेट और सनराइज के टाइम जो है हमें सन जो है एक ओवल की तरह नजर आता है. क्लियर हुई बात है? ठीक है. नेक्स्ट है द टाइम डिफरेंस ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. जब सनसेट होता है और सनराइज होता है तो उसमें टाइम डिफरेंस बन जाता है. किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से. यानी कि हमारा डे जो है एक्चुअल डे से 4 मिनट का ज्यादा होता है. ऐसा क्यों? देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास हॉरिजन लाइन है. क्या है ये मेरे पास? हॉरिजन लाइन. हॉरिजन लाइन है ये मेरे पास. क्लियर हुई बात है? सन जो हॉरिजन लाइन से नीचे चला गया है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर्स, एटमॉस्फेरिक लेयर प्रेजेंट है यहाँ पे, तो रे ऑफ लाइट जो है रेयर मीडियम से किसमें एंटर कर रही है? डेंसर मीडियम. तो इस रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा? यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगी. रिफ्रैक्शन की वजह से हमें सन लाइट जो है यहाँ पे कोई नजर आएगा. हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमें सन अपीयर होगा समवेयर हियर, यानी कि सन की जो फाइनल पोजीशन हमें नजर आएगी टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट समवेयर हियर, यहाँ पे नजर आएगी हमें. ठीक है, और ये रिफ्रैक्शन किसकी वजह से होता है? ये होता है ये जो टाइम डायरेक्शन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? हमारा रिफ्रैक्शन की वजह से. ठीक है, और ये जो टाइम डायरेक्शन का ड्यूरेशन होता है ये कितना इफेक्ट करता है? ये हाफ डिग्री का इफेक्ट करता है टोटल ड्यूरेशन में. ठीक है, तो हाफ डिग्री का मतलब इट विल इफेक्टेड बाय द टाइम बाय द 2 मिनट्स. 2 मिनट्स के टाइम का इफेक्ट डालता है. यानी कि पूरे का पूरा दिन जो है 24 आवर्स जिसका होता है तो इट विल बी अ 4 मिनट एक्स्ट्रा. समझा रही बात? मान लो जहाँ पे सही टाइम मिनट्स की बात करते हैं, अगर हमारे पास 10 मिनट है पूरा दिन का ड्यूरेशन, तो हमें वो 10 मिनट का नहीं, हमें 14 मिनट्स का नजर आएगा. क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. जब वो सनसेट कर चुका होता है लेकिन हमें फिर भी रिफ्रैक्शन की वजह से वो दिखाई देता है.
ठीक है। और जब सन राइज कर रहा होगा तो फिर से यही फिनोमेना अप्लाई होगा, सनराइज से पहले ही हमें सन जो है वो दिखाई दे देगा, और ये जो चेंज होता है टोटल वो 4 मिनट्स का होता है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द फिनोमेना रिलेटेड टू दैट ऑफ द रिफ्रैक्शंस ऑफ द लाइट। क्लियर होगी बात सभी को ये?